नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार में एक बार फिर सुशासन की सरकार। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ। हजारीबाग के करजन ग्राउंड की बदहाल व्यवस्था। हजारों लोगों वाला मैदान अनदेखी का हुआ शिकार। पंचेत डैम में सरकार ने छोड़ी 7 लाख उंगलिका मछलियां। मछुआरे और विस्थापितों की आजीविका को मिलेगा सहारा। विपक्ष चाहे जितना ताना मारे, जनता निष्पक्ष खेल की लाएगी सरकार। अभिनेत्री साइंसिका का भाजपा पर प्रहार। जमालपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बिहार की करेंगे, जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद गुरुवार को गांधी मैदान में ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को भी उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय तमाम मंत्री और एनडीए के सभी घटक दलों के शीर्ष नेता मौजूद रहे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य बड़े नेता भी मंच पर उपस्थित रहे। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में कई बड़े नामों को जगह दी है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी चंद्रा जुड़ चुकी हैं। तो चंद्रा, बताएं, एक बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार आ गई है, यानी नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद का जो होता है शपथ ग्रहण कर लिया है और तमाम जो भीड़ थी वो देखने को मिल रही थी। तो क्या कुछ कहिएगा? अनुपम, इस बार जनता ने 10वीं बार भी नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। हम कह सकते हैं 10वीं बार नीतीश कुमार। और ये जहां ये समारोह किया गया है वो वही गांधी मैदान है जहां जब एनडीए से पहले जब महागठबंधन ने अपना एक जनता को बताना चाहा था कि वो इन पार्टी के साथ मिलकर महागठबंधन बना रहे हैं, जो इंडिया अलायंस था, उन्होंने भी गांधी मैदान में ही शुरुआत की थी अपने अलायंस के साथ जनता को बताने के कि हम भी पार्टी में, हम इस चुनाव में क्या क्या लेकर आ रहे हैं। और सच पूछिए तो जब गांधी मैदान में ही इस समारोह को रखा गया तो वो एक संकेत देता है कि उस गांधी मैदान में सिर्फ एनडीए ही नहीं बल्कि जनता को ये एक मैसेज देने का काम किया है एनडीए ने कि आप बिहार के लोग जिसको चुन के ला रहे हैं उसके साथ वो खड़े हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गांधी मैदान भी जो है वो बहुत ऐतिहासिक जगह है। और आज का जो दिन है, जो गुरुवार का दिन है, वो बिहार की जनता के लिए एक ऐतिहासिक पल रहेगा, क्योंकि ऐसा बिहार में या पूरे भारत में पहली बार हुआ है कि कोई 10वीं बार जनता के समर्थन के साथ एक चुना गया मुख्यमंत्री फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार को चुना गया है। जी बिल्कुल चंद्रा, 10वीं बार फिर से नीतीश सरकार बिहार में आ चुकी है। तो ऐसे में बताएं, नीतीश कुमार ने किन किन मंत्रियों को अपने कैबिनेट में जगह दी है और आज किन लोगों ने शपथ लिया है? अनुपम, देखिए, जो पहले मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल थे, हम कह सकते हैं कि इस बार भी वही सेम लिस्ट को रिपीट किया गया है। अगर हम बात करेंगे नीतीश कुमार की तो उन्हें सीएम के रूप में तो चुना ही गया है, साथ में डिप्टी सीएम में भी वही सेम नाम है, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। और उनके साथ साथ इन जो नई सरकार में जो मंत्रिमंडल में जो अनुभव लोग हैं उन लोगों को भी जोड़ा गया है, जैसे कि विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, डॉक्टर दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी, लेसी सिंह सहित कुल 25 मंत्रिमंडलों ने शपथ ली है। और इस टीम को एनडीए की जीत को विकास में बदलने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अनुपम
जी बिल्कुल चंद्रा, कहीं ना कहीं इस मंत्रिमंडल में महिला जो प्रतिनिधित्व है उसे भी ध्यान में रखा गया है। ऐसे में श्रेयसी सिंह को भी शपथ दिलाया गया है। तो कितनी टोटल महिला जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ली है आज? देखिए, उसका कुल आंकड़ा तो फिलहाल मैं आपको नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये एनडीए की खासियत रही है और ये बीजेपी की खासियत रही है। उन्होंने अपने पार्टी में जितना महिलाओं को आगे लेके आए हैं, बाकी आप जितने भी तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी देख ले, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, इसमें आपको महिलाओं का भागीदारी उतना देखने को नहीं मिलेगा जितना एनडीए ने अपने पार्टी में महिलाओं का एक जो सशक्तिकरण होता है, वुमेन पावर होता है, वो सिर्फ कहते नहीं है बल्कि जब भी उनको मौका मिला है कि हाँ उन्हें बताना है कि महिलाएं सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने हर एक जगह पे महिलाओं को सबसे आगे रखने का काम किया है। ठीक वैसे ही आज जब एनडीए की भी बात आई तो हम इसे देख सकते हैं कि उन्होंने इस मंत्रिमंडल में भी महिलाओं को पूरी तरह से एक जो कहते हैं भागीदार, ना सिर्फ कहना बल्कि भागीदारी लेना भी और उन्हें एक जगह देना भी, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये एनडीए की सबसे खास बात रही है। यही बात है जो बिहार की जनता को हमेशा से एनडीए की तरफ आकर्षित करते आई है और यही सबसे बड़ी बात होने के कारण ये जो ऐतिहासिक जीत हुई है एनडीए की, वो साबित कर रही है कि जनता जो है वो एनडीए को सबसे पहले चुनती है और आगे भविष्य में अगर उन्होंने वैसा ही काम किया तो चुनेगी। कहीं ना कहीं सही कहा आपने कि जनता ने एक विश्वास जताया है, तभी तो डबल सेंचुरी के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है और सीएम पद का जो शपथ ग्रहण होता है वो भी संपन्न हो चुका है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो एक बार फिर पीएम मोदी का वो गमछा स्टाइल देखने को मिला है, जिससे बिहार की जनता में एक बार फिर जोश और उत्साह देखने को मिला है। तो इसे लेकर आप क्या कहेंगी? देखिए अनुपम, ये हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो अभी तक जितने भी हमें प्राइम मिनिस्टर मिले हैं, जो भी प्रधानमंत्री मिले हैं, उनमें नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे आएगा, क्योंकि उनकी जो सबसे खास बात है कि वो एक बहुत ही विजनरी लीडर है। उन्हें अच्छे से मालूम है कि जनता को अपने तरफ कैसे आकर्षित करना है। चाहे वो किसी भी राज्य में जाएं, उनका हमेशा एक हुक स्टेप रहता है। वो जनता से कनेक्ट करना जानते हैं अच्छे से, चाहे वो लैंग्वेज के थ्रू हो, चाहे वो उस जगह का कोई भी भोजन हो, वो उसे हमेशा जोड़ते हैं। जब एनडीए ने बहुमत हासिल की तब भी वो जब जनता को संबोधन करने के लिए आए थे 14 तारीख को, तब भी वो गमछा हिलाते हुए आए थे। इसका मतलब था कि बिहार को वो बताना चाहते हैं कि बिहार के लोगों, आपने मुझे समर्थन दिया, आपने हमारी पार्टी को चुना, अब हमारी बारी है कि हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आज हम मोदी की अगर बॉडी लैंग्वेज पे अगर ध्यान देंगे अनुपम, तो उन्होंने बिल्कुल जो बोलते हैं एक तरह से साष्टांग प्रणाम ना करके बिल्कुल अपने कमर को झुकाते हुए उन्होंने जो प्रणाम किया है, जितने भी तमाम लोग जो वहां पे मौजूद थे, वो बताता है कि उन्हें इस बात का एक अपने शब्द में कहे तो एक ग्रेटिट्यूड है। वो बहुत आभारी रहेंगे बिहार की जनता के लिए कि इतनी बड़ी बहुमत के साथ उन्हें दोबारा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वे बिहार की जनता की सेवा कर पाएंगे। तो ये जो गमछा स्टाइल उन्होंने दोबारा क्रिएट किया है, तो वो अभी भी वही कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता, आपने मुझे चुना, मैं इसके लिए आभारी हूं और आने वाले समय में मैं आपके लिए काम करूंगा। साथ ही अनुभव 14 तारीख को उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी कि बिहार के जो युवा हैं या बिहार के जो लोग हैं जो अपनी जमीन को छोड़कर दूसरे अलग अलग शहर में बस चुके हैं, चाहे वो रोजी रोटी के लिए हो, किसी के लिए भी हो, लेकिन इस बार उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, चाहे अगर लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब वो समय आ गया है कि बिहार को उस जगह पे पहुंचाया जाए जो वो डिजर्व करता है। तो उन्होंने सीधे सीधे लोगों से, जनता से अपील की थी कि इस बार आने वाले टाइम में बिहार अब वो राज्य है जो भारत में आगे बढ़ने जा रहा है। तो आप जो अपना पूंजी लगा रहे हैं वो आप बिहार में खुलकर खर्च कर सकते हैं और जितने भी लोग हैं वो मतलब या जितने भी युवा हैं जो सिर्फ रोजगार के लिए लगे रहते हैं, तो अब वो बात, उनका माइंड जो है वो रोजगार के साथ साथ वो बिजनेस के तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है युवा के लिए कि हम सिर्फ एक बिजनेस की तरफ हमारा माइंडसेट है नहीं, लेकिन वो अब ऐसे पीएम मिले हमें कि वो चाहते हैं कि अब युवाओं का जो झुकाव है वो बिजनेस की तरफ ज्यादा जाए, ताकि हम जल्द से जल्द एक डेवलप कंट्री के रूप में उभर कर आए। अनुपम
जी बिल्कुल चंद्रा, तो हम आपसे बात करेंगे, उससे पहले हम अपने दर्शकों को सीएम नीतीश कुमार का बयान सुना दे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं कि मैं विधि विधि द्वारा स्थापित स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। तो साफ तौर पर हम मुख्य मंच से आपको दिखा पा रहे थे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह, और ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह था। तो चंद्रा, हम जैसा कि बात कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि एक के बाद एक जो नीतीश कुमार के वादे हैं अब वो पूरा करने का टाइम आ गया, तभी लोगों ने उन्हें सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी के साथ जीत दिलाई है। तो क्या लगता है आने वाले समय में बिहार का किस कदर विकास हो सकता है और क्या उम्मीद कर सकती है जनता? देखिए, आने वाले समय में एनडीए को प्रमुख रूप से बहुत सारे क्षेत्रों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं बुनियादी ढांचों की, तो ग्रामीण सड़कों से लेकर शहरी विकास, जो एक कनेक्टिविटी है, ये एक उनकी बड़ी योजना से शुरुआत की थी उन्होंने, और इसे बखूबी किया था। अब उनका जो दूसरा उन लोगों ने एनडीए ने ये भरोसा दिलाया है कि रोजगार को लेकर भी वो काफी कुछ करने की सोच रहे हैं। तो रोजगार को लेके उन्हें बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बिहार के लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल रोजगार ही है। और उद्योग को जितना वो बढ़ावा देंगे, युवाओं को नए नए अवसर उपलब्ध करेंगे, तो उससे क्या है कि बिहार की जो रणनीति है, बिहार की जो राजनीति है, उसमें बदलाव आएगा। और एक जो भरोसा है युवाओं का उन पर, वो और भी आने वाले दिन में मजबूत होगा। रही बात कृषि की, तो उसमें भी उन्हें बहुत सारे सुधार करने की आवश्यकता है और बहुत सारी नई नई चीज लाने की आवश्यकता है, चाहे वो आधुनिक टेक्नोलॉजी हो जाए या बाजार में जो भी आप चीजें उपलब्ध करा रहे हैं वो सही मूल्य पर उपलब्ध कराइए, ताकि किसानों के आय पर कोई ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज जो है वो इनका शुरू से एक मुद्दा रहा है, लेकिन अब वो काम, अब कह सकते हैं कि बिहार में एनडीए की जो वापसी हुई है, जो भव्य वापसी हुई है राजनीति में, उसमें हम कह सकते हैं कि मजबूत जन समर्थन और अनुभवी नेतृत्व के साथ अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि यह सरकार अपने वादों को जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावित तरीके से उतार पाती है। अनुपम जी बिल्कुल चंद्रा, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अब सबकी नजर रहेगी कि नीतीश कुमार किस कदर अपने वादों को जमीनी स्तर पर उतार पाते हैं, और जिस कदर बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया है, डबल सेंचुरी दिलाई है, क्या वो उनका भरोसा कायम रह सकता है, ये तो अब आने वाला समय ही बताने वाला। ये तो बात रही बिहार की, लेकिन अब इसके बाद हम रुख करेंगे झारखंड के हजारीबाग का, जहां ऐतिहासिक करजन ग्राउंड, जो हजारों लोगों की सुबह शाम की वॉक और व्यायाम का प्रमुख स्थल है, अब अपनी बदहाल व्यवस्थाओं के कारण चर्चा में है। मैदान में मौजूद बाथरूम की दयनीय हालत और सफाई की अनदेखी लोगों की नाराजगी का कारण बन गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह और शाम के समय मैदान पर भारी भीड़ होती है, लेकिन बाथरूम गंदे होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति खतरनाक भी साबित हो सकती है। लोग निगम प्रशासन से मैदान की साफ सफाई और बाथरूम जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की मांग कर रहे हैं। आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, बाथरूम यहाँ पे यहाँ का जो इसका ओनर होगा, सबसे बड़ी बात है कि जो करता रहता है उनको आके देखना चाहिए कि क्या स्थिति है, नहीं स्थिति है, मतलब कि इंक्वायरी लेना चाहता है। यहाँ का कोई इंक्वायरी नहीं लेता है। ठीक है, सरकार थोड़ी ना आएगा कि यहाँ देखने के लिए। कैसी है बाथरूम की स्थिति? बहुत खराब है बाथरूम। कितने बाथरूम होंगे लगभग? यहाँ पे है कि आपका 4-5 गो है। सारी की स्थिति रही है। हमें देखिए वहाँ पर कई सारे गंदे हैं और नशीली पदार्थ भी वहाँ देखने को मिले, नशीले अड्डे भी बन चुके हैं। वो बात तो सही है, क्योंकि यहाँ गार्ड वगैरह का सारा सुविधा भी दिया है सरकार, मगर यहाँ की जो यहाँ करता रहता है कि वही यहाँ ढील करके रखा हुआ, तो तब नहीं सीख रहा है। हम लोग अभी प्रैक्टिस करने वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। अब रुक करेंगे हम धनबाद का, जहां जिला मत्स्य विभाग की ओर से
पंचेत डैम के सावलापुर क्षेत्र में 2 दिवसीय उंगलिका मछली संचयन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्थानीय किसानों से खरीदी गई कुल 7 लाख उंगलिका मछलियां जलाशय में छोड़ी गई, जिनमें 6 लाख मेजर कॉर्प और 1 लाख ग्रास कॉर्प शामिल है। जिला मत्स्य पदाधिकारी उषा किरण ने बताया कि सरकार हर साल मछुआरे और विस्थापितों की आजीविका को मजबूत देने के लिए उंगलिका मछलियों को छोड़ती है। इस पहल से स्थानीय परिवारों की आमदनी बढ़ेगी और मत्स्य उत्पाद में भी सुधार होगा। जलाशय संचयन योजना के तहत आज मत्स्य उंगलिकाओं के संचयन के तीसरे दिन के कार्यक्रम में आज पंचेत डैम में मत्स्य विभाग के द्वारा 7 उंगलिकाओं का संचयन कराया गया। ये सावलापुर का है, सावलापुर एरिया है। यहाँ पे सावलापुर जलाशय स्तरीय समिति बनी हुई है। समिति के जो सदस्य हैं उन लोगों को के लाभ के लिए ये यहाँ पर मछली हम लोग डलवाए हैं ताकि उनका आजीविका बनी रहे। यहाँ पर ग्रामीण युवा विकास बोल के एगो हम लोग का सोसाइटी है पंचेत डैम में, और यहाँ पर सरकार द्वारा मछली IMC छोड़ा जा रहा है डैम में, पंचेत डैम में। यहाँ पर 6 लाख आपका रोहू मिल्क ये सब छोड़ा और 1 लाख आपका ग्लास कप छोड़ा है। ये जैसे किसान लोग यहाँ पर मछली मारकर अपना रोजी रोटी चला रहा है, उसको लेकर सरकार सोच रही है कि मछली बिहार झारखंड के बाद अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां पानागढ़ में युवाओं को खेल से जोड़ने के उद्देश्य प्रेमियों के लिए पानागढ़ प्रीमियम लीग के फाइनल मुकाबले में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। 2 महीने पहले हुए ऑक्शंस के बाद शुरू हुई इस लीग के कुल 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच के दौरान बंगाली फिल्म अभिनेत्री एवं तृणमूल कांग्रेस MLA संयुक्ता बनर्जी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने मैदान में पहुंची। इस दौरान संयुक्ता ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि अगर मुख्यमंत्री मेले कराती हैं और इससे लोगों को खुशी व रोजगार मिलता है तो इसमें बुराई ही क्या है। जनता निष्पक्ष खेल की सरकार वापस लाएगी। अगली खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां ईस्ट बर्धमान जिले के जमालपुर के एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। यह शव मोहनपुर सर्विस रोड से सटे भीम गेट के पास सड़क किनारे बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने यह देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर जमालपुर और मेमारी पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बर्धमान मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और मौत के कारण भी स्पष्ट नहीं है। जमालपुर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। এখানে আমি এসে দেখলাম এখানে একটু অজ্ঞাত পরিচয়ের লাশ পড়ে আছে। পুলিশ এসে লাশটা উদ্ধার করছে। আমি এটুকু দেখেছি। এটা কোন থানা পড়ছে? এটা জামালপুর থানা আন্ডারে পড়ছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা কি নাম? এটা হচ্ছে মোহনপুর গ্রামের প্রবেশ পথ। কোনখানটায় পড়েছে? সার্ভিস রোডে আমাদের যে ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে, সার্ভিস রোডের গায়ে ভিমেন গেট সংলগ্ন মোহনপুরের রাস্তাটা যেখানে ঢুকছি গ্রামের প্রবেশ পথের মুখেই। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।